Welcome back to Study Life. Hello, 12th standard children. We are doing a quick revision of chapter number 14, which is Ecosystem and Energy Flow. So, how would we do a quick revision of this chapter? We are going to see in this session. So, when we start with the word ecosystem, so ecosystem word सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? Yes, हम इकोसिस्टम जब सुनते हैं तो वी कम टू नो दैट उसमें दो चीज़ें आती है. क्या आती है? लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये दोनों चीज़ें आती है किसमें? इन इकोसिस्टम. तो जब भी हम लिविंग कहते हैं तो लिविंग इज कॉल्ड एज बायोटेक एंड नॉन लिविंग जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? ए बायोटेक. सो जब ये बायोटेक और ए बायोटेक दोनों लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब भी साथ में रहते हैं तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम. So what is ecosystem is nothing but it is the having both the components. It is having both biotic as well as abiotic components. So it contains both. हम लोग को यहाँ पे थर्ड लाइन पे दिखाई दे रहा है. It contains both biotic and abiotic components, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों भी आते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स सब इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ? एक दूसरे के साथ और सराउंडिंग के साथ. एंड ये जो वर्ड था इकोसिस्टम किसने कॉइन किया था? इट वॉज गिवन बाय टांसले. द वर्ड इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम टांसली इन द ईयर 1935. नाउ इकोसिस्टम कैसे हो सकते हैं? इकोसिस्टम छोटे से पॉन्ड से लेके बड़ा सा ओशन, छोटा सा एक आपका फार्म होने दो या बड़ा सा विलेज या सिटी, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं. नाउ ये सब मिला के क्या होता है? ये छोटे छोटे इकोसिस्टम मिला के वी हैव गॉट वन ग्लोबल इकोसिस्टम, जिसमें ये सब छोटे छोटे इकोसिस्टम साथ में एक साथ आ जाते हैं. तो अगर आप देखोगे इकोसिस्टम क्या होता है, इस मतलब टू बिग एंड टू कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड, तो इस करके इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, इतने सारे इकोसिस्टम आते हैं, तो इकोसिस्टम को बताने के लिए वी हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज. कौन से कैटेगरीज है हमारे पास? जो लैंड वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल. एंड जो पानी है दैट इज कॉल्ड एज एक्वेटिक. So the land one is called as terrestrial and water one is called as aquatic. तो land वाले में क्या क्या आता है? उसमें फॉरेस्ट आता है, ग्रास लैंड, डेजर्ट, जो भी लैंड पे है वो सब किस में आता है? टेरेस्ट्रियल में. एंड जब भी हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं तो उसमें सब टाइप के वाटर बॉडीज आते हैं. कौन से? रिवर्स, वेटलैंड, ओशन, सी, सब ये सब किस में आ जाते हैं? इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. नाउ इकोसिस्टम जो अपने आप नेचर ने बनाया है, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, विच मीन्स इट डज नॉट हैव एनी ह्यूमन इनपुट्स. इंसान ने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, जो जैसा नेचर में था वैसा ही है. एंड दे आर अपने आप सस्टेन भी हो रहा है, मतलब जैसे पहले था वैसे ही है. 20 साल पहले मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग रहेंगे रिवर या तो ओशन, तो वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है. बट जब भी रिवर या ओशन की फिशेज निकाल के हमने एक्वेरियम में डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, विच मीन्स जिसमें इंसान का इंटरफियरेंस है, विच मीन इसमें कॉन्स्टेंट इनपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और मटीरियल्स. So it is requiring constant input in terms of energy और materials. and इसमें examples क्या है? अगर आप नॉर्मल फॉरेस्ट देखोगे तो वो क्या है? दैट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम. बट जब इंसान खेती बाड़ी करता है दैट मीन्स अ फार्म लैंड, वो क्या हो गया? दैट इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अ फिश टैंक विच इज ऑल्सो नोन एज द एक्वेरियम. सो इट इज ऑल कॉल्ड एज आर्टिफिशियल. सो बहुत सिंपल था ये नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, जो अपने आप जैसे पहले था वैसे ही है, तो उसको क्या कहेंगे? नेचुरल. एंड विच इज मैन्युपुलेटेड और विच इज मेड बाय इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल्स, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. मतलब जिसमें ह्यूमंस का इंटरफेरेंस है उसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल. नाउ आगे हम लोग ये देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम. एंड
लाइक वी आर गोइंग टू सी उनका इनपुट प्रोडक्टिविटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब जो फूड चेन है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के पास एनर्जी कैसे पास होती है, उसका क्या आउटपुट मिलता है, वो सब हम लोग देखने वाले इन दिस चैप्टर। नाउ let us see first the structure and function. Now we know that ecosystem is going to have both biotic as well as abiotic components. Now ये दोनों भी components किसको अगर देखेंगे आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज अगर बोलेंगे ह्यूमंस बिना कोई एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग फैक्टर के रह सकता है, तो आंसर इज नो। हमें बैठने के लिए भी बेंच चाहिए, सोने के लिए बेड चाहिए, तो ह्यूमंस directly or indirectly is dependent on non-living factors. Now let us see how these components have an integrated approach, कैसे साथ में मिलके काम करते हैं और कैसे इकोसिस्टम बनाते हैं, that we are going to see. So interaction of biotic and abiotic components results in a physical structure and that is a characteristic for each type of ecosystem. मीन्स जिसमें इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में, एंड उससे क्या बन रहा है, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन रहा है। तो वी आर गोइंग टू सी एन एग्जाम्पल। ईयर हम लोग को दिख रहा है, वी कैन सी ओवर ईयर द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम दैट कैन बी शोन बाय टू डिफरेंट मेथड्स विच आर कॉल्ड एज स्पेशियल पैटर्न। स्पेशियल पैटर्न का मतलब क्या है, इसमें क्या वेरिएशन आ रहा है स्पेस में, मतलब जब भी हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं अर्थ पे, सपोज यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिख रहा है हम लोग को, सबसे टॉप मोस्ट लेयर में एमर्जेंट लेयर है, देन वी हैव द सेकेंड लेयर विच इज द कैनोपी, अंडर स्टोरी ट्री, और लास्ट वाला कौन सा है, श्रब लेयर। सो वी कैन सी दैट देयर इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज of plants and animals occupying different levels, that is called as stratification. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्राटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, जो श्रब्स है वो सेकेंड, और जो हर्ब्स एंड ग्रासेस है जो सबसे छोटे हैं वो कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बॉटम लेयर। सो सबसे बड़े ट्रीज जो हैं दे आर ऑक्यूपाइंग द टॉप मोस्ट लेयर, एंड उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद में आ रहे हैं श्रब्स द सेकेंड, एंड देन लास्ट में कौन आ रहा है, herbs and grasses which are occupying the bottom layer. Similarly ऐसा ही हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन पानी में भी दिखाई देता है. So in sea we can also see such distribution vertically among the organisms. So in sea we have got epipelagic, we have mesopelagic, bathypelagic and benthic zones. Pelagic means near the surface and benthic means at the bottom of the sea. Now next what we have to see here is about the next spatial pattern which is zonation. Zonation का देखने जाएंगे तो ये डायग्राम में हम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है. जब भी हमने स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड देखा था तो वो जो स्पेशियल पैटर्न था दैट वाज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ, वर्टिकली. So in this zonation what will be the spatial pattern, it is going to be horizontally. So zonation is nothing but the horizontal distribution किसका, of the plants, animals on land or in water. So जब भी हम लोग अर्थ के भी जोन्स कहते हैं ना, तो जोन्स में क्या होता है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है तभी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, मीन्स दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. तो दिस इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज जोनेशन, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इधर ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. Now zonation is observed in aquatic as well as terrestrial. वापस लैंड और वाटर दोनों में ये जोनेशन दिखाई देता है. Now ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको सब टाइडल चैनल्स हैं, देन वी हैव मड फ्लैट्स, लो मार्श एंड हाई मार्श. सो वहाँ पे क्या दिख रहा है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं. सो इफ़ वी सी सब टाइडल में क्या दिख रहा है, दीज आर दी फिशेज एट लो टाइड, मतलब सबसे नीचे हैं. फिर उसके बाद में मड फ्लैट्स में इसमें इनवर्टिब्रेट लाइफ है, एंड उसमें क्या दिख रहा है, algal mat do not grow here, algal mat grow here also, sorry, so algal mat is also present. Then we say low marsh, low marsh में कौन से अलग अलग टाइप के ग्रास है, we have insects, we have got herons and ergets. And high marsh मतलब कौन से, सबसे ऊपर मोस्ट लेयर, that is the high marsh layer.
तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डन हाउ, हॉरिजॉन्टली. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में जब भी बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आपस में लिंक करते हैं तो क्या फंक्शन करते हैं, एज एन इकोसिस्टम यूनिट. और ये इकोसिस्टम यूनिट अलग अलग प्रोसेसेस से काम करते हैं. वो कौन से प्रोसेसेस है वो हम लोग देखने वाले हैं. द फर्स्ट प्रोसेस वी हैव टू स्टडी इज अबाउट द प्रोडक्टिविटी, द सेकेंड इज अबाउट द डिकम्पोजिशन, द थर्ड इज अबाउट द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड द फोर्थ इज एनर्जी फ्लो. तो ये चारों भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है इस चैप्टर में. सो फर्स्ट हम लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ देखते हैं. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ. अगर प्लांट्स ने सोलर एनर्जी लिया, ठीक है, तो प्लांट्स ने सोलर एनर्जी लेके क्या बनाया, दे हैव मेड देयर फूड. तो उसमें क्या किया है उन्होंने कन्वर्जन किया है किसका, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल. मतलब जब भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब कौन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है उसको लेके उन्होंने ऑर्गेनिक बनाया. मतलब क्या बनाया है, ग्लूकोज. तो दैट इज कॉल्ड एज, वो कैसे लिया है, बाय विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय द सन. एंड ये प्लांट्स ने किया है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. जब भी एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. जब भी हम लोग नेट प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो जितना प्लांट्स ने बनाया था, जो क्या था अपना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, माइनस कंजम्पशन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोडक्टिविटी. तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी में क्या क्या आता है, it involves the conversion of inorganic chemicals into organic material जो plants कर रहे हैं during the process of photosynthesis. क्या यूज करके, with the help of radiant energy, and radiant energy किसका, of the sun. and बाद में क्या होता है, कंजम्पशन होता है. कौन कंजम्पशन करता है, ये ऑटोट्रोप्स को कौन खाता है, हेट्रोट्रोप्स, विच आर नथिंग बट हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स. तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी, जिसमें प्लांट्स का हम लोग देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस कंजम्पशन. अच्छा, अभी कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाए तो उसके बाद में क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है. डिकम्पोजिशन मतलब वी नो दैट इट इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटीरियल. जो मर चुका है प्लांट या एनिमल उसका ब्रेकडाउन होने वाला है. सो ब्रेकडाउन किसका, ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटीरियल एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर. मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटीरियल्स थे वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर. So this is called as decomposition, where we have breakdown of organic matter जो present था कहाँ पे, in the dead bodies of the plants and animals. It is getting converted into inorganic substances और कहाँ पे आ रहा है, in the soil. द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ये ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन के बाद में किधर हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है. ये न्यूट्रिएंट मटेरियल्स का कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, इन दी सॉइल. तो जो भी लॉक हो गए थे न्यूट्रिएंट्स इन दी डेड बॉडीज ऑफ दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन न्यूट्रिएंट्स का रीसाइक्लिंग हो जाता है कहाँ पे, बैक इनटू दी सॉइल. तो जब भी हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलेंगे, it is the storage of and transport of nutrients, जो भी मिनरल्स रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, एंड बाद में फिर से कौन उसको यूज करेगा, दैट विल बी यूज बाय प्लांट्स. बिकॉज पहले वो कहाँ पे थे, प्लांट्स के डेड बॉडीज एंड एनिमल्स के डेड बॉडीज के अंदर थे, एंड बाद में वो सिंपल सब्सटेंसेस बन के कहाँ पे आ गए, इन दी सॉइल. एंड बाद में अगेन जब प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो यही सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को वो कहाँ से लेगा, फ्रॉम दी सॉइल. तो एनर्जी फ्लो के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल है. क्या होता है इसमें, व्हेन वी स्पीक ग्रास, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर, और उसके बाद में फ्रॉग, देन स्नेक, देन ईगल. तो क्या दिख रहा है आपको, एनर्जी फ्लो हो रहा है. कभी ऐसा होता है क्या, फ्रॉग बोलेगा जा ग्रास हॉपर मुझे तेरी एनर्जी नहीं चाहिए, वापस ले ले, नॉट पॉसिबल. सो ये जो एनर्जी फ्लो होता है ना, ये कैसे होता है, इट इज यूनी डायरेक्शनल, which means it is going to take place only in one direction. Once the energy which is trapped in the body of the grasshopper, वो एक बार फ्रॉग ने ले ली तो वापस वो ग्रास हॉपर के पास नहीं आ सकती. विच मीन्स जो ग्रास, जब ग्रास उगी उसने एनर्जी कहाँ से ली थी, सन से.
वापस वो सन को एनर्जी नहीं देगा, इट इज गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब ग्रास से ग्रास हॉपर से फ्रॉग. सो इट इज नथिंग बट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. किसके पास से? फ्रॉम प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, और उसके बाद में जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड आखिर में क्या होगा? वो जब लास्ट फाइनल ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो वो डिकम्पोजिशन होके कहाँ पे आ जाएगा? इन दी बैक इन दी सॉइल. बट एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, जो ये एनर्जी फ्लो होती है, पूरी की पूरी एनर्जी ग्रास से, हम लोग ये नहीं बोलेंगे ग्रास हॉपर के पास आती है या फ्रॉग के पास. थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट. Little amount of energy is lost as heat. Q. It is lost for respiration and maintaining body temperature by the living organism. जैसे फ्रॉग है, वो भी थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा, पूरा का पूरा स्नेक को नहीं देगा. So at every tropic level there is some amount of energy which is dissipated, which means lost, and there is loss of heat. Now here there is an example which is given. अभी small पॉन्ड इकोसिस्टम है, ये सेल्फ सस्टेनेबल है. तो इससे क्या समझ में आता है? अगर हम लोग इसमें ये बोलेंगे, एक छोटे से पॉन्ड जो एक शैलो वाटर है, उसमें अभी जो मैंने बताया आपको चारों प्रोसेस, कौन से चारों प्रोसेस? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एंड लास्ट क्या बताया मैंने आपको? एनर्जी फ्लो. ये चारों के चारों बेसिक प्रोसेसेस होते हैं. सो ओवर हियर व्हाट इज गिवन इज, जो इसमें प्रोड्यूसर्स है, इनमें सबसे पहले सोलर इनपुट आता है बाय द सन, फिर बाद में साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये सब रेगुलेट करते हैं द रेट ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड. अभी इनमें प्रोड्यूसर्स कौन आते हैं? द प्रोड्यूसर्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, मतलब जो प्लांट्स पानी में हैं. कंज्यूमर्स कौन आते हैं? जू प्लैंक्टन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड फिश. और डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं? फंगी, बैक्टीरिया, विच आर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. सो our next topic is productivity. प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी हमने देखा है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड बाद में जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एंड बाद में कंजम्पशन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को माइनस करते हैं विथ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट वी गेट इज द नेट प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है. इसमें क्या दिख रहा है आपको? रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम. तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन क्या यूनिट दिया हुआ है? मास पर यूनिट सरफेस, विच इज पर यूनिट टाइम. नाउ इसमें कौन से टाइप के प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो सकते हैं? दो टाइप के. जैसे पहले आता है ग्रॉस, एंड बाद में दो आते हैं उसमें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको जीपीपी और एनपीपी कहते हैं. इसका मतलब क्या है? जब भी हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, मतलब जितना भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ने किया है, इट इज द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस along with the energy which is going to get used up in the respiration. मतलब रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज होने वाली है उसको भी इसके अंदर ही ऐड रखा है, तो उसको ग्रॉस कहते हैं. जब भी इसमें से रेस्पिरेशन वाली एनर्जी निकाल देंगे तो बचेगा क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो ये उसका फॉर्मूला है, जिसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन आर को माइनस किया तो व्हाट वी गेट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट ईयर वी कैन सी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो अवेलेबल बायोमास है फॉर कंजम्पशन टू दी हेट्रोट्रोप्स. फिर उसके बाद में वी हैव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो दिख रहा है जीपीपी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज़ डिपेंडिंग ऑन प्लांट स्पीशीज़ विच आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो अलग अलग प्लांट स्पीशीज से अलग अलग टाइप का हम लोग को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलता है. क्यों ऐसा बोला गया है? बिकॉज देर आर डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स. ये सब अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग है. सो दैट इज़ वाई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग होता है. अभी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगा उसमें से भी माइनस होगा. क्या माइनस होगा? रेस्पिरेशन. एंड बाद में हम लोग को मिलेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. बट ये चीज़ आपको याद रखना है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही है, मतलब अभी तक हम लोग सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं. व्हेन वी से द वर्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, it is nothing but the rate of formation of new organic matter by the consumers. मतलब consumers जब भी उसको खा लेते हैं
सो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जितना कंज्यूमर्स ने खा लिया, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सपोज 100 था हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें से 20 रेस्पिरेशन के लिए यूज किया, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना बचेगा हमारे पास? 80। सो इफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज 80 एंड बाद में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी which is done by the consumers, suppose that is 30, तो फाइनल प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी कितना बचा है हमारे पास? 50। तो व्हाट इज द नेट प्रोडक्टिविटी? इट इज द रेट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेट ऑफ एसिमुलेशन ऑफ द फूड एनर्जी एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। ये कौन सा है? ये अपना जो 30 है ना, दिस इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें एसिमुलेशन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कंज्यूमर्स कर रहे हैं। एंड बाद में कंज्यूमर्स उसका एसिमुलेशन करने के बाद वो कंज्यूमर किसको ट्रांसफर करते हैं? टू दी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो यहाँ पे हमारे पास जीपीपी था वॉज 100, जिसमें से 20 किधर यूज हुआ? इन रेस्पिरेशन। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या मिला? 80, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वॉज 30 एंड फाइनली द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज नॉट यूज बाय द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स यूज नहीं कर रहे हैं, वो अपना ये फाइनल वैल्यू है जो क्या मिला है हम लोग को? 50, जो प्लांट स्टोर करते हैं जो कंज्यूमर्स यूज नहीं कर रहे हैं। When we see about decomposition, so decomposition is followed by the food chain which is called as detritus food chain. इसमें क्या आता है? इसमें डेट्राइटस ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को लेते हैं एंड डीकम्पोजिशन करते हैं। इसमें कौन से स्टेप्स आते हैं? जो अपना पहला स्टेप है इस फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन वर्ड का मतलब क्या है? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस into smaller fragments or particles is called as fragmentation. Now your example which is given is earthworm. So earthworm is the first member of the detritus food chain. It is a detrivore which is breaking down the detritus, which is the dead body of the plant or animal, into smaller fragments. उसके बाद में सेकेंड आएगा अपना लीचिंग, द थर्ड वुड बी कैटाबॉलिज्म, द फोर्थ इज यूमिफिकेशन एंड द फिफ्थ इज मिनरलाइजेशन। ये सब लाइन से हम लोग को पता होने चाहिए नाम। तो फर्स्ट क्या था हमारा? फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड इज कॉल्ड एज लीचिंग। नाउ लीचिंग में नाम से ही पता चल रहा है लीच हो रहा है। जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो चले जाते हैं कहाँ पे? डाउन, दे पर्कुलेट डाउन एंड सॉइल होराइजन के बिलो एंड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। मतलब ये लीच होके सॉइल के नीचे चले जाते हैं। एंड जब भी हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म वर्ड का मीनिंग हम लोग को पता है, जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन हो जाना, किसमें? इनटू टू सिंपल सब्सटेंसेस। इसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो ये कौन करता है? इट इज डन बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। ये ब्रेक डाउन करते, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म, जिसमें बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। एंड उसके बाद में कैटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास है यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, जिसमें यूमिफिकेशन में क्या होता है? इट इज पार्शियली डिकम्पोज डार्क कलर अमॉर्फस कोलॉइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें पार्शियली डिग्रेडेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है। और बाद में क्या होता है? ये ह्यूमस का डिकम्पोजिशन एकदम स्लो रेट पे होता है। ह्यूमस फॉर्मेशन की वजह से सॉइल का टेक्सचर इंक्रीज हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो द ह्यूमस इज अ गुड फर्टिलाइजर विच इज फॉर्म एज पार्शियली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर। एंड बाद में जब ये ह्यूमस का फर्दर डिग्रेडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, कौन करता है? इट इज डन बाय माइक्रोब्स एंड रिलीज हो जाते हैं। क्या रिलीज होंगे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पार्शियली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोल रहे थे हम? ह्यूमस। तो ऑर्गेनिक मैटर जो पार्शियली डिग्रेडेड था उसका ब्रेकडाउन होके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बन के कहाँ पे आ जाएंगे? इनटू द सॉइल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। आपने देखा है डिकम्पोजिशन कभी जल्दी होता है? अपने फ्रिज में होता है या बाहर होता है? यस, बाहर। मतलब डिकम्पोजिशन होने के लिए क्या लगता है? फर्स्ट थिंग हम लोग बोलेंगे हॉट टेम्परेचर, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। तभी क्या होता है? डिकम्पोजिशन फास्टर होता है। जबकि हम फ्रिज में रखेंगे, मतलब लो टेम्परेचर में रखेंगे और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, मतलब एनारोबिक कंडीशन में,
कोई भी चीज़ हम फ्रिज में रखें लो टेम्परेचर में और एनारोबिक कंडीशन में, तो वो स्टॉप कर देता है डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन फास्टर है एट हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. So next what we have to see is about the energy flow. जो अपना थर्ड आएगा आफ्टर प्रोडक्टिविटी वॉज डिकम्पोजिशन, अभी एनर्जी फ्लो. नाउ एनर्जी फ्लो में हम लोग को पता है जो भी सन से सोलर एनर्जी आता है उसमें से 50% क्या है, पार, विच इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है. एंड इसको कौन फिक्स करता है, प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. इनको फिक्स करके क्या बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स. प्लांट्स कितना लाइट कैप्चर करते हैं, ओनली 2 to 10%. तो जो 50% आ रहा है उसमें से 2 to 10% सिर्फ प्लांट्स ले रहे हैं एनर्जी सनलाइट का. एंड आफ्टर दिस ये क्या हो रहा है, जब भी वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर फूड फॉर लाइक we humans are directly or indirectly dependent on producers for our food. So हम लोग को पता है कैसा flow of energy होता है. The flow of energy is unidirectional, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा. जब भी प्रोड्यूसर्स प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर और लास्ट में फाइनल में क्या जाएगा किसके पास, टू दी डीकम्पोजर्स. जबकि अगर आपको पूछा जाए फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स साइक्लिक होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट से आया है या सॉइल से आया जो न्यूट्रिएंट्स वो वापस प्लांट्स में आया, प्लांट से एनिमल्स के मरने के बाद वापस कहाँ पे आएगा, सॉइल में. तो जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल रहता है ना वो साइक्लिक है. बट जब भी एनर्जी फ्लो बोलेंगे तो दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है. और फाइनल में क्या होता है, लास्ट ऑर्गेनिज्म मर जाए तो उसके बॉडी में ट्रैप हो जाता है. तो अभी यहाँ पे दी ऑटोट्रोप्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी. कौन सा एनर्जी लगता है उनको, सोलर एनर्जी. सो ऑटोट्रोप्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं. दी ऑटोट्रोप्स आर कॉल्ड एज दी प्रोड्यूसर्स. एंड मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से, आपने जो हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स हैं. तो प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. कौन है उसमें, फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी. ये प्रोड्यूसर्स कहाँ पे, इन वाटर. सभी एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. वो हम लोग को पता है. सो प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे, दे आर वेरी एसेंशियल. तो जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं ऑटोट्रोप्स में उनको क्या कहेंगे हम, कंज्यूमर्स. जैसे जो हर्बीवोर्स है वो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, बट जो कार्निवोर्स है वो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं. तो जो हर्बीवोर्स है दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स बिकॉज दे आर फीडिंग डायरेक्टली ऑन प्लांट्स. एंड एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स. वैसे सेकेंडरी को खाने वालों को क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर बोलेंगे. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स. उसमें एग्जांपल्स है, ग्रास हॉपर अफाइड्स है, बर्ड्स है लाइक पैरेट, शीप, कैटल, गोट, ये सब ग्रास खाते हैं तो इन सबको हर्बीवोरस बोला जाता है. जब भी हम कार्निवोरस की बात करेंगे, सो जो कंज्यूमर्स फीड कर रहा है किसके ऊपर, ऑन हर्बीवोर्स, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं. और वो कार्निवोर्स में कौन आता है, यही कार्निवोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी. जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाता है उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स. सो ये टेबल में आपको दिखाई दे रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, जिनके ट्रॉपिक लेवल कहा गया है. जो प्लांट्स है दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, then the second tropic level, third tropic level, and we have examples also. If you see here after this, जो there are 3 types of food chains के बारे में बताया है. पहला फूड चेन कौन सा होगा, जो ग्रास वाला, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रास को ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेजिंग फूड चेन. जो अभी देखा था हमने डेट्राइटस फूड चेन डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, वो सेकेंड फूड चेन है. और थर्ड वन इज नथिंग बट पैरासाइटिक फूड चेन. सो हियर वी आर गोइंग टू सी जो एनर्जी ट्रैप होता है बाय द प्रोड्यूसर इज आइदर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर और रिमेन्स ट्रैप्ड टिल द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म डाइज. जब डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है तो किसका बिगनिंग होता है, वेरी गुड, इट इज डेट्राइटस फूड चेन, जहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस. सो हियर वी कैन सी अ सिंपल GFC का मतलब है ग्रेजिंग फूड चेन. ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को लेपर्ड. सो हियर वी हैव ओनली
primary consumer and secondary consumer. So after this we have DFC. GFC बोलेंगे तो grazing food chain, DFC बोलेंगे तो detritus food chain. वो किससे बिगिन होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर. एंड बाद में डिकम्पोजर्स होते हैं. डिकम्पोजर्स में कौन आता है? वी हैव फंगाई एंड बैक्टीरिया. एंड ये डिकम्पोजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सैप्रोट्रोप्स, because they are decomposing the dead organic matter जो किधर प्रेजेंट था? इन दी डेड बॉडीज ऑफ दी प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं जिससे ना जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना उसका ब्रेकडाउन होके क्या बन जाता है? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. एंड बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. डेट्राइटिस फूड चेन के स्टेप्स आपको याद है? हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, कौन सा था? इट वाज फ्रेगमेंटेशन. बाद में देखा था लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. एंड फाइनल आखिर में क्या होता है? मिनरलाइजेशन में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दे आर एडेड टू दी सॉइल. So detritus food chain may be connected with the grazing food chain or some other levels. तो हम लोग को आपने पता है ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं. उनको क्या कहा जाएगा? दोज विल बी कॉल्ड एज ओमनीवोर्स. जो दोनों भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं एज वेल एज दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. उसमें एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं ओमनीवोर्स में? वी हैव ओमनीवोर्स में कॉकरोचेस, क्रोज, बेयर एंड ह्यूमन. सबसे इंपॉर्टेंट, वी आर ओमनीवोर्स when we are eating both veg and non-veg. So omnivores eat producers as well as consumers. So these interconnections are making a food web. Food web word का मतलब क्या है? फूड वेब मतलब ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल है. one flowering plant, it may be you can see there is a butterfly which is going to this flowering plant also and lavender also. Then this butterfly can be eaten by dragonfly as well as frog. And this frog can be eaten by a python or this frog can be eaten by a eagle. So क्या दिख रहा है आपको? Various food chains वो एक आपस में क्या हो रहा है? इंटरकनेक्ट हो रहा है. इंटरकनेक्ट होके क्या बन रहा है? एक वेब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब. So after this food web we have हम लोग देख रहे हैं जो ऑर्गेनिजम्स का हर एक लेवल होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रॉपिक लेवल. Like we had seen, producers are called first trophic level, primary consumer second trophic level. जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. एंड फिर बाद में जो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज दी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. एंड कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी थर्ड ट्रॉपिक लेवल. सो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल में डायग्राम में क्या दिख रहा है? देर इज एनर्जी लॉस विथ इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल. सो एट एवरी स्टेप अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय द ऑर्गेनिज्म. वाई? To maintain its body temperature and to and for its reactions which are occurring in their body. So क्या दिख रहा है? हर स्टेप पे एनर्जी इज लॉस्ट. एनर्जी लॉस कम हो रहा है दिख रहा है आपको क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के नंबर्स कम हो रहे हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी available decreases at each tropic level. The number of tropic levels in any food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. 10% law का मतलब क्या है? सपोज प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 है एनर्जी. जब भी हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर्स के पास सपोज 10,000 है एनर्जी, व्हेन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट जो हम लोग बोलेंगे हर्बीवोर्स, व्हेन वी आर सीइंग हर्बीवोर्स, तो 10% एनर्जी के हिसाब से कितना हो जाएगा? दे विल बी हैविंग ओनली 1000 किलो कैल ऑफ एनर्जी. व्हेन विल बी सेइंग कार्निवोर्स, सो क्या हो जाएगा उनमें? दे विल बी हैविंग 100. तो ये कौन है? दीज आर कॉल्ड इज दी पीपी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर. तो टर्शियरी कंज्यूमर में क्या हो जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर में ये 10 हो जाएगा. तो क्या दिख रहा है आपको? एनर्जी कम हो जाएगी और 100 से क्या हो जाएगी? 10. इसको कहते हैं 10% लॉ. एट एवरी स्टेप द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज बाय 10%. Is it very clear? So this was given by R. Linderman in the year 1942. इसे क्या बोला जा रहा है? Only 10% of the energy is transferred to each tropic level as net energy. So only 10% of the energy. अगर हम 10,000 का 10 देखेंगे तो 100 हो रहा है. तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास only 10% of the energy is going. तो जैसे हम लोग देखेंगे अपेक्स कंज्यूमर के पास जा रहा है तो एनर्जी क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाती है. यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है. यहाँ पे 900 kg था, यहाँ पे 100 kg हो गया, यहाँ पे 50 kg, यहाँ पे 10 kg. तो क्या दिख रहा है? बायोमास भी कम हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इज टू लेस.
सो टर्शरी कार्निवोर जो है ना फीड करता है ऑन सेकेंडरी कार्निवोर will have the least energy. That is why food chains do not exist in isolation. बट या तो हमेशा इंटरकनेक्टेड रहते हैं और क्या बन जाते हैं, फूड वेब, क्योंकि जो फाइनल लास्ट वाला रहता है टर्शरी कंज्यूमर, उसके पास सबसे कम एनर्जी रहता है. यहाँ पे आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम लोग देख रहे हैं. इट इज़ नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अपने प्रोड्यूसर्स है विच आर प्लांट्स. दिस इज आर प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर. इसको पिरामिड क्यों बोला जाता है? इसका बेस दिख रहा है आपको कितना ब्रॉड है. तो ब्रॉड क्यों है? बिकॉज उसका बायोमास जाता है विच इज़ 900 kg. और सबसे नैरो अपेक्स क्यों है? उसका 10 kg बायोमास है. तो पिरामिड का मतलब क्या होता है? विच हैज़ अ ब्रॉडर बेस, इट हैज़ अ ब्रॉडर बेस एंड ग्रेजुअली नैरोज अपवर्ड्स. ऊपर आते आते कैसे हो जाता है? नैरो हो जाता है, ग्रेजुअली नैरो अपवर्ड्स. दिस इज कॉल्ड एज द पिरामिड. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिंग इन्वर्टेड कोन लाइक स्ट्रक्चर. अभी जो बेस रहता है ना उसमें हमेशा प्रोड्यूसर्स रहते हैं और जो सबसे ऊपर रहता है उसमें टर्शरी या तो टॉप लेवल कंज्यूमर होता है. तो इससे हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. अगर हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स, वो हमेशा अपराइट होता है. सो यहाँ पे द पिरामिड ऑफ नंबर्स, इसमें क्या दिख रहा है? द नंबर्स विच आर गेटिंग रिड्यूस्ड. ये फिगर में हम लोग को दिखाई दे रहा है. जो सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, दे आर अराउंड इन लैक्स विच इज़ 5 lakhs. सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ओनली 5,000 whereas tertiary is only 5. So if we draw this, we will have a broad base and a narrow apex. So we can say the pyramid of numbers is upright. So in this pyramid of numbers and pyramid of biomass दिख रहा है हम लोग को that broad base and narrow apex है. So these both pyramids are nothing but we have a upright pyramid. If we move to the next one which is pyramid of energy, ये भी अपराइट ही है. क्यों? प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 10%, सेकेंडरी के पास 1 और टर्शरी के पास 0.1. तो क्या दिख रहा है आपको? ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. 100 का 10% बन जाता है, 10 का 1% और 1 का कितना बन रहा है? 0.1. सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो ऑलवेज अपराइट. सो next we have to see there are certain limitations on ecological pyramid. Why there are certain limitations? Because it does not accommodate a food web and saprophytes are not given any place in these ecological pyramid. ये दो इसके limitations है कि ये पिरामिड के अंदर सिंपल फूड चेन के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स से फूड वेब के बारे में नहीं. और इसमें कौन नहीं आते हैं? जो डिकम्पोजर्स है, जो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला जाता है. नेक्स्ट, इफ वी सी न्यूट्रिएंट साइकिल्स, the first cycle we have to see is the carbon cycle. So carbon cycle, when we see this figure, we can see this carbon cycle, it begins with sunlight. With the sunlight क्या होता है? एटमोसफियर का कार्बन विच इज कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द प्लांट्स. कौन से प्रोसेस के टाइम? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So after this photosynthesis process, we can see that this is used, this atmospheric carbon dioxide is used for the process of photosynthesis. And in the presence of sunlight, and what is prepared is food. So here the food is nothing but, the food over here is nothing but the glucose. The food over here is glucose and this is nothing but organic carbon which is produced by the plant. So when we start with this photosynthesis process, so photosynthesis process के लिए दो requirements है. एक है atmospheric carbon dioxide and दूसरा हम लोग को क्या लगता है? sunlight. And with the help of that what is getting produced is organic carbon. Organic carbon क्या होता है? Which is nothing but glucose is called as organic carbon. और ये organic carbon कौन use करने वाला है? It is going to get being used by animals. Animals उसको consume करेंगे. दोनों plants and animals respiration करेंगे तो हवा में वापस क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड बाद में आपको ये भी दिख रहा है जब ये ऑर्गेनिज्म प्लांट मर जाए या एनिमल्स मर जाए तो उसके बाद क्या बन जाता है नीचे? फॉसिल फ्यूल विच इज़ नथिंग बट आर पेट्रोल एंड डीजल. और उसको बर्न करते वक्त जब ह्यूमन उसको यूज़ करता है तभी वापस क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. So we can conclude that carbon cycle, it starts with the carbon dioxide of the air.
So it is taken by only one source, which is nothing but the plants, but it is given out by so many sources, which is respiration done by the plants. एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं बाहर, और जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करते हैं, अगेन इट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. So here we have seen the carbon cycle. After that we will move to the next one, which is the phosphorus cycle. So in this phosphorus cycle we are going to see that there is cyclic movement of phosphorus. कहाँ पे? Through the hydrosphere, which is water, lithosphere and biosphere. इसमें ये phosphorus जो cycle है ना, it is a never part of the atmosphere. आपको इस जो मैंने definition underline किया है इसमें दिख रहा है, इसमें water आ रहा है, land आ रहा है, ह्यूमंस का बॉडी आ रहा है बायोस्फीयर, क्या नहीं आ रहा है? एटमोस्फियर. जबकि इससे पहले जो हमने कार्बन साइकिल देखा था वो कहाँ पे था? इन दी एटमोस्फियर. सो फॉस्फोरस जो है ना, इट्स अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसका? ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लिक एसिड है विच इज डीएनए. एंड एनिमल्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस चाहिए होता है. क्यों? शेल्स बनाने के लिए, बोन्स, जो एनिमल्स के पैर होते हैं जिसको हूव्स बोलते हैं, एंड टीथ, ये सबको क्या बोला जाए? इस सब के लिए फॉस्फोरस चाहिए. बट we will say the main reservoir जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस है, what is that? That is the rock, मतलब पत्थर, जिसमें फॉस्फोरस रहता है. कौन से फॉर्म में? फॉस्फेट्स के फॉर्म में. फिर इसका हम लोग जब भी फ्लो चार्ट देखेंगे तो we can say over here is this is the phosphorus cycle. So let us start with, we are going to start with this rocks, which is, these are the rocks. इनका वेदरिंग होता है, ये वेदरिंग, और व्हील से जोग्राफिकल अपलिफ्टिंग. तो वेदरिंग हो रहा है फॉस्फेट कहाँ से? फ्रॉम दी रॉक्स. तो फॉस्फेट कहाँ पे आ रहा है? इनटू दी सॉइल. सॉइल में आ रहा है तो कौन लेगा? इट विल बी टेकन बाय दीज प्लांट्स. सो दिस फॉस्फोरस विल बी टेकन बाय दी प्लांट्स. एंड प्लांट्स में जब ऊपर रेन आ रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट फॉस्फोरस इज कमिंग इनटू द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन दी सॉइल. एंड ये जब भी मर जाए तो डिकम्पोजर्स होने के बाद इट इज गेटिंग अगेन एडेड इन दी सॉइल. एंड यही फॉस्फेट जो सॉइल में लीच करके कहाँ पे आ जाता है? इन दी वाटर बॉडीज. इन दी वाटर बॉडीज वी हैव द डेट्राइटस सेटलिंग एट द बॉटम. देर इज सेडिमेंटेशन, देर आर न्यू रॉक्स. वी नो दैट पानी में रहने वाले जो रॉक्स है जिसको कोरल रीफ कहते हैं, उसमें भी बहुत अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस है. तो क्या दिख रहा है आपको? फॉस्फोरस कभी भी पार्ट नहीं हो सकता किसका? एटमोस्फियर का. इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लैंड, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर. सो जब भी ये फॉस्फोरस का ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाए, कहाँ पे? इन दी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल रन ऑफ या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, जो रिच रहता है फॉस्फेट में, उसके कारण क्या हो जाता है? यूट्रॉफिकेशन. आपने देखा होगा पानी के ऊपर पूरा ग्रीन कलर का एल्गे एक बड़ी सी लेयर बना दिया है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रॉफिकेशन, जिसमें ओवर ग्रोथ हो रहा है. देयर इज टू मच ऑफ एल्गे which is getting formed. And why it is getting formed? Because of high phosphorus which is dissolved in water. अभी जब ये algae ऊपर का लेयर पानी का कवर करके रखते हैं तो उससे क्या होता है? जो बेचारे फिशेज है जो पानी के नीचे रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ, their life is hindered. They are not getting proper oxygen. So we have to see about the next topic, which is ecological succession. Let me give you a very simple example. Suppose we have a good jungle. Now when a jungle is cut down and after that we see buildings coming up there and humans living there, डज इट ऑकर? रातों रात हो जाता है ये? कल ही जंगल काटा, आज ही बिल्डिंग बन गई, इंसान आके वहाँ पे रहने लग गया, होता है पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. सो दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स इट इज़ नथिंग बट जो एक स्लो सीक्वेंशियल चेंज हो रहा है इन द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया उसमें क्या कहा था? पहले एक फॉरेस्ट है बड़ा सा, वो कट के वहाँ पे बिल्डिंग्स एंड ह्यूमंस आके सेटल हो रहे हैं. सो दिस इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज जिसमें क्या हो रहा है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया चेंज हो रहा है. सो एज टाइम पासेज वी हैव स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज giving way to more complex organisms. तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया चेंज हो रहा है. जब भी पहले जंगल था वहाँ पे कौन थे? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स.
when they were cut down, so that was a barren land. When buildings came in, new species which are humans are living. तो ये slow और sequential change है, और finally क्या हो जाता है, जब ये change complete हो जाए, we have the climax community. So this is the definition, जो it should be very perfectly remembered, very important for board exam. तो ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज किसमें होता है, इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल चेंज. और ये चेंज कैसे होता है, स्लो एंड सीक्वेंशियल. उसमें ये सब स्टेप्स है जिसमें पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के आते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे एस्टैब्लिश करते हैं. तो दीज आर दी स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व. नाउ जो सबसे पहले द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सीर. इसको सीर क्यों बोलते हैं, जो भी सीक्वेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस, उनको सीरियल स्टेजेस भी बोला जाता है. सीरियल स्टेजेस, जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आते हैं उनको कहा जाता है पाइनियर, एंड जो फाइनल लास्ट आते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स स्टेज. सो व्हेन वी सी नेक्स्ट ओवर हियर, the first organisms आए थे, those were pioneers, and then the last organism is called as serial stages. Now let me give you one simple example. जो sequential changes है will be called as serial communities. And what is the difference in types of ecological succession? तो दो टाइप के succession होते हैं, एक होता है primary succession और दूसरा होता है secondary succession. तो उसमें difference क्या है, simple example ले लो. एक जब भी मैं आपको बोलूँगी एक न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड है, नहीं तो एक लार्वा जो न्यूली कूल हुआ है, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी अ बैरन रॉक, एक बंजर सा रॉक. ये तीनों भी एग्जाम्पल्स में आप बोलोगे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. वेरी ट्रू, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. तो जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था वहाँ पे एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आने को, उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी सक्सेशन. तो प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट बिफोर. जैसे कि अगर बोलेंगे एक न्यूली फॉर्म्ड वॉल्केनिक आइलैंड है जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ और कूल हुआ है, वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था. या तो एक न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड है, तो न्यूली कूल्ड लार्वा और अ न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, या तो रिजर्वायर और अ न्यूली फॉर्म्ड रॉक, जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले नहीं था, वहाँ पे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आने को क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन. On the other hand, if I give you an example of secondary succession, suppose a particular area या तो एक particular city जहाँ पे humans वगैरह सब अच्छे से रह रहे थे, but अचानक से वहाँ पे earthquake आया या तो floods आए, all the humans are removed, सब living organisms उसमें बह गए या मर गए. सो वहाँ पे नया लिविंग ऑर्गेनिजम्स वापस आने के लिए क्या कहेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन. तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे आता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बट क्या हो गया, उन लोग डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलामिटी विच कैन बी अ फ्लड और एन अर्थक्विक. जैसे एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, अबैंडन्ड फार्मलैंड जिसमें पहले प्लांट्स थे बट अभी वो अबैंडन्ड है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, बर्न्ट और कट फॉरेस्ट, लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सब बह गए, वहाँ पे दोबारा न्यू सेटलमेंट होने के लिए, न्यू ऑर्गेनिजम्स आने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन. कौन सा फास्टर होगा, वेरी गुड, सेकेंडरी विल बी फास्टर. वाई, बिकॉज जहाँ पे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बट डिस्ट्रॉय हो गए, तो वापस वहाँ पे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जल्दी आएंगे. क्यों जल्दी आएंगे, क्योंकि वहाँ पे सॉइल है. एंड so secondary succession is faster than primary succession. Why? Because the basic requirement of soil and the factors which are required, जो factors लगते हैं ना जैसे कि sunlight, vegetation, वो सब secondary succession में हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले living organism थे, तो वहाँ पे दोबारा आने के लिए बहुत ईजी है. प्राइमरी सक्सेशन इज गोइंग टू टेक अ क्वाइट लॉट टाइम बिकॉज वो फैक्टर्स नहीं है ना, वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सब बराबर होने चाहिए तो आएंगे न्यू ऑर्गेनिजम्स. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दी फिगर, जो पहले सबसे पहले आते हैं उनको पाइनियर स्पीशीज बोलते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी सीन. जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, दे विल बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज हाइड्रार्क एंड सेकेंड इज जेरार्क. हाइड्रार्क मतलब कहाँ पे होगा, इन वाटर. सो हाइड्रार्क टेक्स प्लेस इन वाटर. एंड जो सक्सेशनल सीरीज है ना, वो कैसे प्रोग्रेस होगा, फ्रॉम वाटर टू मेजिक कंडीशन. जबकि हम लोग जेरार्क बोलेंगे ना, जेरार्क मतलब कहाँ पे होता है, इन डेजर्ट.
ज़ेरार कहाँ पे होता है? इन ड्राई एरियाज। एंड यहाँ पे क्या होता है? जेरिक टू मेजिक कंडीशंस। लेट अस सी एन एग्जांपल, इसमें क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक्विटिक हैबिटेट का एक फिगर इन्होंने दिया हुआ है। इन दिस इफ़ यू कैन सी, सबसे पहले फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट एक्विटिक हैबिटेट, जहाँ पे वाटर है। वाटर में सबसे पहले कौन आ रहे हैं? फाइटोप्लैंक्टन। देन आ रहे सबमर्ज प्लांट स्टेज। थर्ड वन इज सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। फोर्थ इज द रीड स्वैम्प स्टेज। देन इज अ मार्श मेडो स्टेज। फाइनली स्क्रब। एंड लास्ट एंड सेवेंथ वाला क्या दिख रहा है आपको? क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। मतलब क्या दिख रहा है आपको? एक सिंपल सा वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूज फॉरेस्ट. सो दिस इज अ वेट विच इज हाइड्रार्क इज कन्वर्टेड इनटू, दिस इज वाज अ वेट विच, जब भी स्टार्ट किया था ना हमने फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, तभी सिर्फ पानी और पानी था. जब भी हम फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी देख रहे हैं तो वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा? मेजिक कंडीशन, विच इज नाइदर टू वेट नॉर टू ड्राई. तो ये सब स्टेजेस को क्या कहते हैं? सीरियल स्टेजेस. इसमें पाइनियर कौन होगा? फाइटोप्लैंक्टन. एंड फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन होगा? जो अपना आखिरी लास्ट फॉरेस्ट है, उसको क्या बोलेंगे हम? क्लाइमैक्स कम्युनिटी. इफ वी सी दी जेरार कंडीशन, ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है. जेरार कंडीशन जो कहाँ पे आता है? डेजर्ट. इसमें सबसे पहले कौन है अपने पास? बेर रॉक, मतलब एक खाली पत्थर, जिसके ऊपर कौन ग्रो होता है? पहले लिचन्स. लिचन्स हमें पता है, लिचन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड्स, लाइक उसनिक एसिड एंड ऑल दोस एसिड्स. सो लिचन्स की वजह से क्या होगा? वो एसिड की वजह से रॉक टूटेगा एंड व्हाट वी विल बी हैविंग इज नथिंग बट सॉइल. ये सॉइल पे पहले छोटे छोटे झाड़ ग्रो होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? हर्ब्स एंड shrubs and grasses. These are going to grow, and after these grass they are going to get converted into shade and small big मतलब small trees से थोड़े medium sized trees, and finally we'll be having shade tolerant trees which are the huge trees. So क्या दिख रहा है? स्टार्टिंग वाले यहाँ तक जो herbs और grass तक आ रहा है उसको क्या कहेंगे? pioneer stages, because वो सबसे पहले आए. and last में जो हमारे पास बड़े झाड़ है, that will be called as climax community. So in this chapter we have to see ecological services as the last topic. ये ecological services में हम लोग क्या बोलेंगे? ये ecological services में कौन include होता है? Ecological services में we have so many services, like first one is the products of the ecosystem आर नेम्ड एज इकोलॉजिकल सर्विसेज, मतलब जो हम लोग को इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स देता है. एग्जाम्पल हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो क्या प्यूरिफाई कर रहा है? एयर एंड वाटर. देन मिटिगेट ड्राउट्स एंड फ्लड्स. इकोसिस्टम सर्विसेज क्या करते हैं? बेनिफिट करते हैं पीपल एंड फॉर्म इकोसिस्टम. इसमें 4 कैटेगरीज है. पहला कौन सा है? सपोर्टिंग सर्विसेज. सपोर्टिंग सर्विसेज में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्राइमरी प्रोडक्शन, हैबिटेट प्रोविजन, पॉलिनेशन, जो प्लांट्स करते हैं उसको सपोर्टिंग सर्विसेज बोलेंगे. प्रोविजनल, प्रोविजनल में जो अपना फूड है, रॉ मटेरियल्स मिल रहा है हम लोग को प्लांट से, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, वाटर, दीज आर ऑल प्रोविजनल सर्विसेज. रेगुलेटिंग सर्विसेज में जो रेगुलेशन करता है, जैसे प्रीडेशन, जिसमें शिकार को खाता है कौन? शिकारी, विच इज प्रीडेटर इज ईटिंग द प्रे. वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है. एयर का प्यूरिफिकेशन होता है एंड पेस्ट कंट्रोल. एंड लास्ट इकोलॉजिकल सर्विसेज, जिसमें हम लोग कल्चरल सर्विसेज बोलेंगे. कल्चरल सर्विसेज में आता है कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड हिस्टोलॉजिकल रिक्रिएशनल एक्सपीरियंसेस, जिसमें एनिमल असिस्टेड थेरेपी भी है. तो फॉलोइंग आर द मेन इकोलॉजिकल सर्विसेज. कौन फिक्सेशन करता है एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन? वेरी गुड, इट इज डन बाय फोटोसिंथेटिक organisms which are nothing but are producers, which are green plants. So और उनको वो तो अपने को इकोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे हैं ना, दे आर फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. एंड वो प्लांट्स को कौन हेल्प कर रहा है? द पॉलिनेटर्स, विच कैन बी विंड, वाटर और बायोटिक एजेंसीज. ये भी इकोलॉजिकल सर्विस है. दो द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज इन बायोडाइवर्सिटी is difficult to determine, it seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price tag. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके आपको ऑक्सीजन दे रहे, एयर को प्यूरिफाई कर रहे, डू दे गिव यू अ बिल? प्लांट्स पॉलिनेशन करके हम लोग को फ्रूट्स एंड सीड्स दे रहे हैं, they are also not charging us. So in this chapter we should know how to value these ecological services, the gift of nature, which is nothing but
प्लांट्स एंड उसका नेक्स्ट इकोलॉजिकल सर्विसेज जो देखा हम लोग ने कौन कर रहा है, बाय पॉलिनेशन विच इज डन बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स. So this was about our very important chapter of this syllabus, which is ecosystem. We complete this chapter. For more videos of study life, please stay tuned with us. Thank you.